भारत में पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन कभी-कभी स्वास्थ्य और बीमारी के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की तर्ज पर पशु औषधि केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है, जो जल्द ही अब आपके सामने दिखाई देंगी। इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि जो डेयरी उद्योग है, पशुपालन उद्योग है और किसानों को सशक्त किया जाए। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की तर्ज पर स्थापित होने वाले पशु औषधि केंद्र के ऊपर। क्या इसकी विशेषताएं होंगी, इससे क्या लाभ होगा और इसमें क्या नई खूबियां जोड़ी जा रही हैं, इन सारे पक्षों पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आपने देखना शुरू कर दिया है दृष्टि आईएएस का हमारा इन डेप्थ प्रोग्राम। तो पशु औषधि केंद्र सरकार का नया कदम है। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात करेंगे। खबर की बात हमने की चर्चा में इसीलिए है क्योंकि सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि जल्द ही इसको आप देखेंगे। अब पृष्ठभूमि क्या है, इसको किससे प्रेरित होकर शुरू किया गया, थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। पशु औषधि केंद्र जो खोला जाएगा उसमें क्या क्या खास बातें होंगी, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, क्या इसका महत्व होने वाला है, इन सभी पक्षों पर आज की चर्चा केंद्रित होगी। अभ्यास प्रश्न की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए एक अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पीय रूप का प्रश्न होगा, वो आपके जिम्मेदारी होगी उसका जवाब देना, और साथ ही साथ एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी प्रश्न होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत जोड़कर इसको आप देख सकते हैं। चर्चा में इसीलिए है कि देश भर में पशु औषधि केंद्र खोलने अब सरकार जा रही है और इसके माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि जो किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक पशु चिकित्सा दवाएं हैं, जैसे कि आप देखे हैं सामान्य जो जन औषधि केंद्र होता है वहां पर जेनरिक दवाएं मिलती हैं, वो यूज होती हैं हमारे लिए, आपके लिए। इसी तरह से पशुओं के लिए अब जेनरिक चिकित्सा दवाएं भी उपलब्ध होंगी इन स्टोर्स के ऊपर। अब किसानों ने जो चिकित्सा पर खर्च उनका हो रहा था, जो भार था उनके ऊपर, इस माध्यम से कोशिश की जाएगी कि किसानों के माध्यम से जो पैसे खर्च हो रहे थे पशुओं के इलाज में, अब उस बर्डन को थोड़ा सा कम किया जाए। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, उस लिहाज से भी फायदा होगा और साथ साथ पशुधन का स्वास्थ्य जो है वो भी बेहतर होगा। इससे हमारे जो पशुधन है उनकी प्रोडक्टिविटी पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से होली के पावन पर्व पर आपको मिल रही है हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 60% की छूट, और ये छूट उपलब्ध है 12 मार्च तक। इसके अलावा आईएएस जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स पर भी आपको 60% की छूट दी जा रही है और सभी क्लासेस एक बार में आप इसमें पा जाएंगे। और यहां पर इसकी फीस जो है, जो 1 लाख रुपए थी, मात्र 40,000 रुपए में ये आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा 8750187501 वो नंबर है जिसके माध्यम से विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। नोएडा में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच जो है वो 26 मार्च से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे। तो इस सूचना के साथ अब आते हैं अपनी मूल जो बात थी उसके ऊपर। अब इसकी अवधारणा और पृष्ठभूमि क्या है, कहां से इसको प्रेरणा मिली है। तो आपको पता है कि भारत में जो जन औषधि योजना है, JAY के रूप में, आपको इसकी शुरुआत हुई थी कब? इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। 2008 में जन औषधि योजना की शुरुआत हुई। फिर आप देखेंगे सितंबर 2015 में PMJAY ये हो गया, अर्थात प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो गया। फिर उसके बाद नवंबर 2016 में ये मौजूदा स्वरूप जो इसका है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, उसके रूप में आप हमारे सामने आज ये उपस्थित है। तो फिलहाल जो जन औषधि केंद्र हैं ये खोले गए थे किसके लिए? इसके माध्यम से जो सस्ती जेनरिक दवाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध कराने के लिए इसको खोला गया था। इसमें एक आउटलेट होता था जिसमें विशेष रूप से जो जेनरिक दवाएं हैं उसको लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य लोगों का बेहतर करने के लिए इसको अपनाया गया था। और आज भी आप देखेंगे कि जो जेनरिक दवाएं होती हैं उसको खरीदने के लिए इन स्टोर से प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लाख लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, इन जेनरिक सेंटर्स पर विजिट करते हैं। तो इस लिहाज से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए, मतलब ये चिकित्सा के लिए जो दवाएं हैं वो पहुंचाने के लिए शुरू की गई ये योजना अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। अब उसी तर्ज पर, उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे ही जो आउटलेट्स हैं वो खोले जाएं पशुओं के लिए, वो खोले जाएंगे, जिसकी घोषणा की जा चुकी है, जल्द ही वो आपको दिखाई देंगे। अब इसमें जो इनकी जो कीमत निर्धारित की जाती है उसका फार्मूला क्या होता था? तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी रोग है, जो जन औषधि केंद्र में दवाएं बिकती हैं, तो उसके जो टॉप ब्रांड्स होते हैं, 3 टॉप ब्रांड उठा लिए जाएंगे और उसकी कीमत लिख ली जाएगी। मान लीजिए कोई भी दवा है ABCD, उसकी एक टॉप ब्रांड है, उसमें 50 रुपए कीमत है, एक में 70 रुपए कीमत है और एक में 80 रुपए कीमत है।
तो अब इन तीनों दवाओं का योग कर दिया जाएगा, उनको प्लस कर दिया जाएगा और इसको फिर उसको जोड़ने के बाद इसका औसत निकाल लिया जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, उसका औसत निकल आएगा। तो जितना रुपए निकल आएगा, सपोज दैट यहाँ पर 120 और 80, ये कितना हो गया आपका 200 हो गया, और 200 को 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जितना इसका कीमत आ रहा है उसका 50% कर दिया जाएगा, और वही कीमत होती है जेनरिक दवाओं की। अब कई बार ऐसा होता है कि जेनरिक दवाओं की कीमत मिनिमम तो 50% कम होगी ही होगी, जो उच्च स्तरीय ब्रांड जो मार्केट में मिल रहे हैं जो दवाओं के, लेकिन कभी कभी ये 70 से 80% भी दवाओं में कमी देखने को मिलती है उस औसत के आधार पर। तो यहाँ पर जेनरिक सस्ती दवाएं अब इन सेंटर्स के माध्यम से पशुओं के लिए भी उपलब्ध होगी। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब भारत में 10,300 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं जो कि जेनरिक दवाएं, गैर ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध कराते हैं, उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब इसी तर्ज पर अगर ये पशु औषधि केंद्र सुविधा अपनी देंगे तो कोशिश की जा रही है कि जैसे जेनरिक सेंटर्स का बढ़िया परफॉर्मेंस है, उसी तरह से इन सेंटर्स का भी अच्छा परफॉर्मेंस आगे देखने को मिलेगा। अब जन औषधि केंद्र की तर्ज पर ही पशु औषधि केंद्र खोलने की योजना है। यहां पर क्या होगा, कम लागत वाली उच्च गुणवत्ता की दवाएं पशुओं के लिए उपलब्ध होंगी, और ये पहल संशोधित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम अर्थात LHDCP का हिस्सा है, अर्थात लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है। अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश की गई है कि जो रोग हैं पशुओं के, उसकी कैसे रोकथाम की जाए। इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है, किसानों के खर्च को कैसे कम किया जाए इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा किफायती दवा कैसे उपलब्ध की जाए वो भी इसके अंदर समाहित है, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत है। अब इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये सेक्शन है किफायती दवा का, उसी सेक्शन के अंतर्गत ये पशु औषधि केंद्र आपको देखने को मिल रहा है, और इसका उद्देश्य है कि जो बीमारियां हैं जो पशुओं को प्रभावित करती हैं, जो हमारा पशुधन की प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है, उन बीमारियों को कंट्रोल किया जाए। चाहे वो खुरपका मुंहपका रोग हो, चाहे वो आपका PPR रोग हो, या मस्तिष्क मेरुद्रव संक्रमण लंबी स्किन रोग हो, LSD बोलते हैं जिसको, इन सभी रोगों को कंट्रोल किया जाए। और इससे किसानों का खर्च क्या होगा, कम होगा। जो पैसा वो खर्च करते हैं पशुओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपेक्षाकृत महंगी दवाएं जो खरीद रहे हैं अभी, वो अब अपेक्षाकृत सस्ती दवाएं अगर उपलब्ध होंगी तो वो पैसा उनका सेव होगा। साथ ही साथ टीकाकरण का कार्यक्रम भी इस प्रोग्राम के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो इसी प्रोग्राम में किफायती दवा का जो सेक्शन था उसके तहत अब जन औषधि केंद्र के तर्ज पर ही हमको पशु औषधि केंद्र दिखाई देंगे। अब इसके लिए अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो LHDCP जो प्रोग्राम है, अर्थात लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है, उसमें 2024 से 26 के लिए जो बजट है वो कितना है, 3880 करोड़ रुपए है। और इस बजट में ही आप देखेंगे अभी से 75 करोड़ रुपए केवल पशु औषधि केंद्रों के लिए आवंटित कर दिया गया है। मतलब जल्द ही ये आपको कार्य रूप में भी दिखाई देंगे। अब यहां पर क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण और किफायती जो जेनरिक पशु चिकित्सा दवाएं होती है, जो जेनरिक मेडिसिन है, इनको उपलब्ध कराया जाएगा और साथ साथ इनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। अब पशु औषधि केंद्र का संचालन कौन करेगा, तो संचालन यहां पर करेंगी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो सहकारी समितियां होती हैं, और साथ साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। और इसके माध्यम से पशुपालन डेयरी विभाग जल्द ही इसके लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन भी जारी कर देगा। तो समझ सारी चीजें अब जल्द ही सामने आपके दिखाई देंगी। तो पशु औषधि केंद्र महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के अगर पशुधन पर आप नजर डालें, जैसे कि 20वीं पशुधन गणना 2019 में जो हुई थी, उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत में कुल पशुधन की संख्या कितनी है, 535.78 मिलियन है। इसमें से अगर केवल गोवंश को देखें, अर्थात जिसमें गाय भैंस मिथुन याक आते हैं, उनकी संख्या 302.79 मिलियन है। अब ऐसे में इतना बड़ा पशुधन अगर हमारे पास है और इस पशुधन में अगर बीमारियां बाधा बन रही हैं, पशुधन की प्रोडक्टिविटी को वो कम कर रही हैं, तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है कि जो चिकित्सा पर होने वाला खर्च है उसको कम किया जाए, और इसके लिए जेनरिक दवाएं एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। तो इसलिए किसानों की आय भी अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो जब उनका खर्च इस पर कम होगा तो उनकी आय बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि टीकाकरण अभियान को सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है, लेकिन इलाज की लागत अभी भी बनी हुई है, और अगर ऐसी दशा में सस्ती दवाएं मिलेंगी तो पशुधन की बीमारियों को रोकने में जहां एक तरफ सफलता हासिल होगी, वहीं दूसरी तरफ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो ये है। अब सवाल ये है कि यही इसकी विशेषता केवल नहीं है, यहाँ पर एक अन्य विशेषता है, और वो ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल दवाएं होती हैं, जो रासायनिक दवाएं होती हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर पारंपरिक औषधियों का भी एक यहाँ पर प्रावधान किया गया है।
साथ साथ इसके लिए अब क्या इसका महत्व है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो देखिए, कभी कभी आप देखते हैं जो रासायनिक दवाएं होती हैं उसका कभी कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अब पशुओं के लिए भी स्वास्थ्य पर इस प्रतिकूल प्रभाव को पड़ने का जो परिणाम है उसको देखते हुए यहाँ पर पारंपरिक जड़ी बूटियों पर आधारित दवाएं भी उपलब्ध होंगी। इससे क्या होगा, एक तो ये दवाएं सस्ती होंगी, प्राकृतिक इलाज का एक विकल्प भी ये प्रस्तुत करेंगी। अर्थात जिन मेडिसिन में आपको केमिकल्स मिलते हैं, विदाउट केमिकल्स मेडिसिन अब उपलब्ध होंगी और प्राकृतिक तरीके से ये इलाज होगा, जिससे पशुओं की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें तो वृद्धि होगी ही, साथ साथ वो जो अननेसेसरी का जो हम कह सकते हैं जो रासायनिक तत्व थे उनसे वो बच सकेंगे। इसके अलावा NDDB अर्थात नेशनल डेयरी बोर्ड जो है उसकी अगर बात कर लें तो उसने जो है गोवंश अर्थात गाय भैंस से संबंधित जो प्राकृतिक उपचार की एक सूची भी बनाई है कि किस किस रोग में कौन कौन सी जो जड़ी बूटियां हैं वो कारगर होती हैं, जो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे थनैला एक रोग होता है जिसको मस्टाइटिस कहते हैं। थनैला रोग में क्या होता है, जो पशुओं का जो थन होता है उसमें सूजन आ जाती है और उस सूजन के आधार पर उसमें संक्रमण भी हो जाता है। तो ऐसी दिशा में यहाँ पर उसका प्राकृतिक इलाज क्या है कि हल्दी नीम का अर्क दिया जाएगा, वो अर्क यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा दूसरा रोग अगर आप यहाँ पर देखें, खुरपका मुंहपका एक रोग होता है। खुरपका मुंहपका में जो खुर होता है उसका अगला हिस्सा जो है वो पक जाता है, ये एक वायरल रोग होता है। तो ऐसी दिशा में इसकी पहचान होगी और इसके लिए भी उपलब्ध होगा कि हल्दी नीम तुलसी का अर्क यहाँ पर उपलब्ध होगा, उससे इलाज हो सकता है। इसके अलावा डायरिया, अफारा, अपच और कीड़े लगने की घटना भी देखने को मिलती है। तो अफारा अपच के केस में क्या होगा कि धनिया और जीरा का अर्क होगा, वो उपलब्ध होगा। कीड़ों की अगर बात करें लगने की सिचुएशन में सुपारी और नीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से बुखार की कंडीशन में लहसुन, तेजपत्ता, हल्दी और तुलसी का अर्क होगा, उसको यूज किया जा सकता है। अब अर्क क्या होता है, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। तो आप देखते हो जैसे इत्र एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसको कि हम आसवन विधि के द्वारा काफी सांद्र लिक्विड के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे कि इत्र आप देखते हैं, इत्र भी अर्क का एक रूप में है। तो ये अलग अलग है, वो सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अर्क बनाया जाता है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करके भी बनाया जाता है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं औषधि के रूप में। तो इस अर्क का ये डिफरेंट अर्क होंगे जो कि पारंपरिक औषधियों के माध्यम से तैयार किए गए होंगे और एक प्राकृतिक चिकित्सा का बेहतर विकल्प होंगे। यहाँ पर पारंपरिक जड़ी बूटियों के जो उपयोग में आएंगी उसकी सूची भी उपलब्ध कराई गई है NDDB के द्वारा। जैसे धनिया के लिए कहा गया है, इसका अर्क उपलब्ध होगा कि वो पाचन सुधारने के साथ साथ गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करने में वो कारगर है। इसी तरह से लहसुन की बात कर लें तो प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता में सहायक होता है। तेज पत्ता की बात करें तो अपच में संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। काली मिर्च की बात करें तो सर्दी, खांसी, बुखार में प्रभावी है। जीरा पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। हल्दी सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद करती है। नीम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको बचाने में मदद करती है। तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाती है, सांस की समस्या में लाभकारी है। सुपारी पेट के कीड़ों को खत्म करने में सहायक है। गुड़ की बात करें तो एनर्जी लेवल बढ़ाता है, खून साफ करता है। वैसे ही प्याज जो है प्राकृतिक एंटीबायोटिक और संक्रमण रोकने में सहायक है। तो ये जो लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, इन सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन भी इन जो पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे वहां उपलब्ध होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एक पहले से चिकित्सा पद्धति चली आ रही है उसके साथ साथ इस चिकित्सा पद्धति का समायोजन भी यहाँ इस व्यवस्था को अनूठा बनाता है। अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, जिसकी जिम्मेदारी हम आपके ऊपर छोड़ेंगे। बहुविकल्पी रूप में यह प्रश्न है, आप इसका जवाब दें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने थनैला के इलाज के लिए कौन सी पारंपरिक जड़ी बूटी उपयोग करने के लिए बताई है। विकल्प आपके सामने है, हल्दी और नीम, काली मिर्च और जीरा, सुपारी और गुड़ या तेज पत्ता और तुलसी। तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।